हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि 27 फरवरी को आपका जो साइंस का पेपर है, उस साइंस के पेपर में कौन-कौन से क्वेश्चन आएँगे, वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएँगे और 100% फिक्स है, जो क्वेश्चन हम आपको बताएँगे, वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। यकीन मानो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे, वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए बच्चों एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं और एक चीज़ और हम आप सभी लोगों को क्लियर कर दें कि जितने भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हवा में नहीं बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत डिस्कशन किया के बावजूद, बहुत ठीक है, फिल्टर करने के बाद हम ये क्वेश्चन आप सभी को बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है, मॉडल पेपर और पिछले 3 साल में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर उन सभी प्रश्नों से निष्कर्ष निकालकर आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और देख लेना बच्चों, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी देखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहले हम आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर हम बात करें बच्चों, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम बात करें बच्चों दूरदृष्टि दोष की, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए चश्मे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है। निकट दूरदृष्टि दोष में क्या है, निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के निवारण के लिए चश्मे में जो लेंस प्रयोग किया जाता है बेटा, वो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस प्रयोग में किया जाता है, उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, अगला, स्वच्छ आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश जो है वो आपको नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, इसका कारण आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है बच्चों, 0.5 ओम दिया है। पूछ रहा है इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा क्या हो। धारा आई बराबर सिंपल सा फार्मूला होता है B/R। इस फार्मूले पर आप रखेंगे तो आपको मान मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कार या बाइक में पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें बच्चों दो दर्पण प्रयोग में लाया जाता है, वो उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा प्रयोग में लाया जाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, और इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी होता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस, और यह बच्चों 100% फिक्स गारंटी के साथ हम आपको बता रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सब यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये सेशन। एक एक क्वेश्चन बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक 50 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा गया है, क्या कहा गया है कि एक जो है उत्तल लेंस है, यानी इस प्रकार का आप ये का उत्तल लेंस है। ठीक, इसके सामने मुख्य अक्ष पर, ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, f बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना बेटा, f बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर वहीं आगे कह रहा है कि इससे 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि यहां पर एक वस्तु रखा गया और इस वस्तु की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। तो u बराबर कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि v पूछ रहा है, b के साथ साथ प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, यानी h' का मान पूछ रहा है। तो सिंपल बच्चों हम बता दें कि जो आपके प्रतिबिंब का, ठीक है,
स्थिति होगा वो भी 20 सेंटीमीटर आएगा। कैसे आएगा, चलिए अप्लाई करते हैं फार्मूला। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें मान चाहिए 1/b का, इसलिए इसको यहीं रखो, ठीक है, बाकी भेज दो उधर। तो 1/v बराबर ये माइनस इधर आएगा, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब सबका मान रख दो। f का मान कितना है, 10। ये प्लस में क्यों है, क्योंकि ये उत्तल लेंस है। अगर ये अवतल लेंस होता तो ये फोकस दूरी नेगेटिव हो जाती। ठीक, प्लस 1/u का मान कितना, -20। एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 20। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बीच में माइनस। 10 की जगह 20, यानी 10 दूनी 20, तो ऊपर 2 से गुणा, यहाँ पे 20 का 20। ठीक, तो ये 2 में से 1 गया, 1/20 प्लस का 1/v। तो v बराबर कितना हो जाएगा बेटा, v बराबर आएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस का आया। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये लेंस के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और हाइट पूछ रहा है तो h' बराबर होता है -v/u। अब v का मान कितना है बेटा, v का जो मान है वो कितना आया हुआ है, 20, और u का मान कितना है, ये भी 20। तो 20 कैंसिल हो गया, आ गया 1। तो h' बराबर 1, तो h' बराबर h, यानी कि जितना बड़ा वस्तु, और h का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ, आई बात समझ में। ये 2 चीजें आपको दे रखी हैं, 2 चीज दे रखी है, तीसरी चीज आपसे पूछिए, आप आसानी से फाइंड कर लोगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कीजिए। बेटा जो ओम का नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओम का नियम जब भी पूछा जाता है तो ये सत्यापन के साथ पूछा जाता है। ठीक है, कल आप सभी लोगों को, देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, हर एक प्रश्न का ओरली आंसर डिस्कस करते चल रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग को इन सभी प्रश्नों का रिटन में आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर रिटन में जो है, यानी लिखकर इन सभी प्रश्नों का आंसर प्रोवाइड कर दीजिए। तो कल सुबह 6 बजे तक, ठीक है, कल सुबह 6 बजे तक या मैक्सिमम जो है 10 बजे तक हम आप सभी को इन सभी प्रश्नों का पूरा आंसर प्रोवाइड कर देंगे लिखकर। ठीक है, तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि इसका लिखा हुआ पीडीएफ हमें मिल जाए, वो नीचे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन, प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कांच का अपवर्तनांक दिया है। ठीक, वायु में प्रकाश की चाल दिया है, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो अब कांच में प्रकाश की चाल यानी v बराबर होता है c/n। c क्या है, प्रकाश की चाल, वैसे 3 × 10⁸, और अपवर्तनांक दिया 1.5, तो 1.5 से 3 को काटोगे आ जाएगा 2, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है ये आपके चाल आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न चित्र में, देखिए चित्र में दिया गया है R1, R2, R3, R4, R5, हर एक प्रतिरोध का मान दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे अगर हम 18 वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दिए हैं तो इस परिपथ में कुल प्रतिरोध व कुल धारा की गणना कीजिए। तो कुल प्रतिरोध कुल धारा कैसे निकलेगी, तो धारा I का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, I बराबर क्या फार्मूला होता है, V/R, और V आपको पता है कितना है, V का मान कितना है बेटा, 18 वोल्ट, तो B बराबर कितना हुआ, 18 वोल्ट। R आपको नहीं पता है, ये देखो R1, R2, R3 ये 3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, और ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। तो ये इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध, ये दोनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, यानी इसका तुल्य निकाल लो, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, जो आएगा वो कुल प्रतिरोध हो जाएगा, और कुल प्रतिरोध से वोल्टेज में भाग कर देना, धारा आ जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछा ही है, कुल प्रतिरोध और कुल धारा पूछा है, हो जाएगा, बहुत आसान है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, 2 वैद्युत लैंप जिनके अनुमातांक, ठीक है, 100 वाट और 220 वाट, ठीक, वाह 200 वाट 220 वोल्ट, यानी पहले बल्ब का जो मान दिया हुआ है वो कितना है, 100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, 100 वाट और 220 वोल्ट। दूसरे का दिया है 200 वाट और 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट। अब कह रहा है पार्श्व क्रम में संयोजित है, यानी ये कैसे जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए। ठीक, कह रहा है यदि मेंस की विद्युत आपूर्ति, यानी मेंस में जो वोल्टेज है वो कितना है, 220, तो विद्युत मेंसों में बहने वाली धारा। अब आपसे पूछ रहा है कि मेंस में कितनी धारा बहेगी, तो धारा के लिए वोल्टेज आपको दे दिया है 220, धारा निकालने के लिए I बराबर हमें चाहिए V/R। अब V का मान हमें मिल गया है 220, चाहिए मान किसका, R का, तो R बराबर कैसे निकलेगा, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है बच्चों V² R।
वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई पी, बी स्क्वायर बाई पी। तो यहाँ से आप R1 निकाल लोगे, यहाँ से आप R2 निकाल लोगे, ठीक है। और ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में फार्मूला लगा दोगे तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ से r का मान निकाल के इसमें रख देना, बहने वाली धारा आ जाएगी। क्लियर। चलिए आगे, किसी नेत्र की समंजन क्षमता से आपका क्या समझते हैं, ठीक है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, तो नेत्र की समंजन क्षमता यह है कि वस्तु की स्थिति के अनुसार मानो नेत्र की फोकस दूरी कम या ज्यादा हो जाती है, यानी वस्तु की स्थिति के अनुसार मानो नेत्र जो है अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है, स्पष्ट किरण आरेख से समझाइए। तो निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें बच्चों, तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे, अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किसी L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 है, L/2 है, अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, 2a, ठीक है। तो इसकी नई लंबाई R बराबर क्या हो जाएगा, रो L/A। L का मान कितना दिया है बेटा, रो का मान वही, L का मान कितना दिया है L/2 और A का मान दिया है 2a, ठीक है। नीचे आ गया तो ये हो जाएगा 1/4 रो L/A, यानी कि 1/4, ठीक है। और इसका दिया है 4 ओम, तो गुणे R यानी कि 4, यानी कि 1 ओम। कितना आएगा, 1 ओम आएगा। अगर नहीं समझ में आए देखो एक बार फिर से समझा रहा हूं कैसे। क्या कह रहा है, L लंबाई L, अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का क्षेत्रफल A, तो इसका प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, रो L/A, और इसका मान दिया है बेटा 4 ओम। कितना दिया है, 4 ओम। आगे कह रहा है इसी पदार्थ का एक अन्य तार है, मान लेते हैं दूसरा तार, जिसकी लंबाई कितना है, L2 बराबर कितना दिया है, L/2, ठीक है। और उसके अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का क्षेत्रफल कितना दिया है, A2 बराबर दिया है 2a। तो नया प्रतिरोध R2 कितना हो जाएगा, रो L2/A2, L2 का मान L/2, A2 का मान 2a, ठीक है। तो ये दो आ गया नीचे, तो ये हो जाएगा रो L/4a। तो 4 बाहर निकाल लो, 1/4 बाहर आ गया, बचा क्या, रो इंटू L/A। और देखो रो इंटू L/A, रो इंटू L/A, इसका मान कितना दिया, 4 ओम। तो 1/4 गुणे 4, 4 के 4, यानी कि 1 ओम, ठीक है। तो जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना होगा बेटा, 1 ओम होगा। आगे कह रहा है स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखिए। तो स्नेल के अपवर्तन का क्या नियम है, या अपवर्तन का नियम लिखना सिंपल, ठीक। स्नेल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो किसी भी माध्यम में बने हुए आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण के मान के ज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, n बराबर sin I बटे sin R। यही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए हो गया एक्सप्लेनेशन। आगे है, स्पष्ट कीजिए कि तारे रात में क्यों टिमटिमाते हैं। तो अपवर्तन के कारण जो है तारे रात में टिमटिमाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को स्पष्ट कीजिए। एक रंग के लिए आपतन व विचलन कोण को निरूपित कीजिए। किसी भी एक रंग के लिए आपतन कोण और विचलन कोण, यानी कि आपको पूरा फिगर बनाना, ठीक है। ये प्रिज्म हो गया, ये श्वेत प्रकाश किरण हो गई, ये अगर पर्दा लगा दिए तो यहाँ से ये इसका अपवर्तन होगा, ये इस प्रकार से किसी भी एक रंग की बात कर रहा है तो किसी भी एक रंग के लिए आपको ये चीज डायग्राम दिखा देना, ठीक है। चलिए, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये होता। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों को हम आप यही एक बात कह रहे हैं कि देखिए आज हम इन सभी प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस कर दे रहे हैं, और इनका आंसर अगर आपको रिटन में चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। तो गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q V sin थीटा, ठीक है। यही फार्मूला है, यही सूत्र है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल लेंस द्वारा
किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख खींचिए। तो दो ही कंडीशन है, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। दूसरा, लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में अगर हो, ठीक है, लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के अगर बीच हो तब उस वस्तु का कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज आपसे पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र लिखिए। तो विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर W/T, और W बराबर होता है VIT, तो T से भाग कर दोगे V × I, ठीक है। विभवांतर और धारा के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। विभवान आगे कह रहा है इसका सूत्र विभवांतर तथा धारा, धारा तथा प्रतिरोध, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में लिखिए। तो एक तो हमने लिख दिया, अब यहाँ पे I की जगह V/R रख देना, तो इसके ये हो जाएगा आपका, ठीक है। V बराबर क्या होता है, IR, तो B R, I और R के पदों में P बराबर क्या हो जाएगा, I²R। अगला कह रहा है किसके पदों में, V और R के पदों में, तो P बराबर हो जाएगा B²/R। तो ये है आपका सूत्र, तीनों अलग अलग, देखो B और I के पदों में यहाँ हमने लिख दिया, ठीक, क्लियर। चलिए अब आते हैं बच्चों विस्तृत उत्तरीय पर, यानी कि 6 नंबर वाले प्रश्न पर। तो अब ये जो 6 नंबर के लिए हम आपको 3 प्रश्न बता रहे हैं बेटा, ये 3 प्रश्न, ठीक है, ये 3 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 6 नंबर वाला आपका एकदम 100% फिक्स गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि 6 नंबर का आपका जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। इसमें सबसे पहला एक डायनमो, ठीक है, डायनमो। अब डायनमो की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के डायनमो का ये कभी कभी जनित्र के नाम से भी पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, डायनमो या जनित्र दोनों एक ही बात है। अब इसमें 2 हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा है, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, और दूसरा जो है दिष्ट धारा जनित्र है, दिष्ट धारा जनित्र। दोनों का वर्किंग, कॉन्स्ट्रक्शन, सब कुछ चीजें सेम है, बस थोड़ा सा जो है अंतर है, ठीक है। तो अगर एक आप समझ गए दूसरा आसानी से समझ जाओगे। दूसरा है वैद्युत मोटर की कार्यकारी सिद्धांत क्या है, यानी कि वैद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसकी रचना लिखनी है और कार्यविधि लिखनी है, पूरा फिगर बना के, ठीक है, 6 नंबर। वहीं कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए एवं उसका वर्णन कीजिए, 6 अंक। तो ये थे बच्चों आपके फिजिक्स वाले सेक्शन, जो आप सभी को करने हैं तैयार। और ये प्रश्न अगर आपको नहीं तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे। अब आते हैं केमिस्ट्री के सेक्शन पर। केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन आप ये तैयार करेंगे लघुत्तरीय का कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं एक उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। तीसरा है आघातवर्धता तथा तन्यता को समझाइए तथा यह किस प्रकार के तत्वों के गुण हैं, यानी आघातवर्धता और तन्यता ये रासायनिक गुण, ठीक है, कह रहा है कि इनको समझाइए, ये किस प्रकार के तत्वों का गुण है, यानी कि कौन से तत्वों में आघातवर्धता पाई जाती है और कौन से तत्वों में तन्यता पाया जाता है, ठीक। आगे कह रहा है जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। अगला क्वेश्चन है एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। संक्षारण के बारे में पूछा है, क्या होता है जब एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया करती है। दूसरा है सूर्य के प्रकाश में मीथेन एवं क्लोरीन गैस को मिश्रित किया जाता है। तो यानी कि क्या होता है जब में ये 2 प्रश्न आपको तैयार करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। ये हिंदी वर्जन आपको दिया गया है, इनका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है एवं इसकी विशेषताएं लिखिए एवं 2 दोष भी लिखिए, ठीक है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा है साबुनीकरण कैलामिन से, ठीक है, कैलामिन से जेड यानी कि जिंक का जो है निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। आगे है अगला क्वेश्चन बच्चों केमिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। लिथियम और मैग्नीशियम के उदाहरण द्वारा विकर्ण संबंध समझिए। विकर्ण संबंध क्या होता है ये भी आपको बताना, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मेरे टाइम में भी बेटा विकर्ण पूछा गया था, विकर्ण संबंध। बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां, बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियों लिखनी है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी कार्बन की चतुस्संयोजकता, आयनिक यौगिकों के 2 गुणों को उदाहरण सहित लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब, ठीक है, तो क्या होता है जब के लिए 4 और क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये
किसी न किसी साल पूछा हुआ प्रश्न है। ये अनसॉल्व पेपर यानी कि पिछले 3 साल के पेपर को उठाकर क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। हाइड और हाँ, एक कन्फ्यूजन बेटा आप सभी लोगों का मैं दूर कर दूं। देखिए, जितने भी जगहों पर आप देख रहे हैं कि मिल गया पेपर या वायरल हो गया पेपर या पेपर लीक हो गया, ये ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। सब सब केवल व्यू का चक्कर है, ठीक है। सब केवल व्यू का चक्कर है। अब यहाँ पे अगर हम मान लो दूसरे की बातों का खंडन करते हैं तो आप भी ये सोचोगे सर आप भी तो ऐसा बोल रहे हैं कि 100% आएगा। तो लेकिन यहाँ पे जो बेटा हम 100% की बात कर रहे हैं, ये हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, ठीक है। अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हाँ, ये है कि यूट्यूब पर ये मेरा न्यू चैनल है, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं टीचिंग का काम बेटा 2014 से कर रहा हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंसेस कहीं ज़्यादा हैं जो नए-नए आपको यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहे हैं, जो हर जगह मिल गया पेपर, वायरल पेपर, पेपर लीक, ठीक है। तो आप बाकी समझदार हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन हैं, ना आप हमें देखें, ना आप हमें जानते हैं, तो आप हम पे कैसे ट्रस्ट करें, ये बात बन सकती है। लेकिन अगर आपको यकीन है कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके काम आ सकें, इसीलिए हम अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। तो बेटा जितने भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे सभी का काम हो सके, सभी के अंक अच्छे आ सके, सभी की बेहतर तैयारी हो सके, ठीक है। और बाकी के इन सारी चीज़ों से इसमें बेटा फ़ायदा भी है, कम से कम मिल गया वायरल के चक्कर में आप सारे प्रश्न तैयार भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इससे जो है आपका कोई नुकसान है। आप ऐसे वीडियो भी अगर आ रहे हैं तो देखिए, लेकिन हाँ, इसी पर पूरी तरीके से बेटा डिपेंड मत रहिए, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों पर डिपेंड मत रहिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे। निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ये कुछ यौगिक दिए गए हैं, इनके आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। अगला है निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए, इनके संरचनात्मक सूत्र लिखने हैं। 19वां है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देके स्पष्ट कीजिए। पीएच मूल्य क्या है, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को समझाइए। आगे बेटा आपके केमिस्ट्री के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और बायो के, ठीक है, केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन और बायो के क्वेश्चन हम आप सभी को कल जो है सेलेक्ट करके डिस्कस कर देंगे। आज जो है इतना ही सेलेक्ट कर पाए थे, ठीक है। तो सेलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि बस को बुक उठाया और फटाफट सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे पिछले 3-4 साल के पेपर भी निकाल के पूरा मिलाना पड़ता, कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो सब कुछ देखते हुए आपको बेटा क्वेश्चन सेलेक्ट किए जा रहे हैं। और एक चीज़ जैसा कि हमने आपको बताया, ये बेटा फिक्स है, बिल्कुल एकदम मान के चलो कि जो जो क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत अनुभव के आधार पर हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल 100% बात है कि 100% पेपर यहीं से आएगा। और बोर्ड एग्जाम में आप इन सभी प्रश्नों को अगर तैयार करते हैं तो 70 में 70 आपका कंफर्म है। तो चलते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी बच्चों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है रिटन फॉर्म में चाहिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप मेंशन कीजिएगा। कल हम आप सभी को रिटन फॉर्म में यानी कि इन सभी क्वेश्चन का आंसर लिखकर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना, ठीक है। और सभी बच्चे इस चैनल को शेयर कर देना, ओके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।